बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर को आप अंत तक देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में या एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न उष्णकटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किस पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। एक फूड चेन में या एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न उष्णकटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को एक बायोमास पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में शेर क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें जो शेर होता है वो मांसाहारी होता है। शेर जो होता है बेटा मांसाहारी होता है और सेकंड या तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो सकता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। सर्वाहारी तृतीयक में आते हैं, जो मांस भी खा लेते हैं, घास फूस भी खा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया क्या होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया जो होता है बेटा अपघटक के रूप में, जितने छोटे कीड़े मकोड़े या जो आपको आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं वो सब अपघटक होते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वतः अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उनको उत्पादक कहते हैं। जो एक प्रकार से छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब आपके अपघटक होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो घास फूस खाने वाला होता है वो आप मतलब कि यानी शाकाहारी, वो आप प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो ये घास फूस खाता है वो जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य भी द्वितीय उपभोक्ता में शामिल कर सकते हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन मनुष्य मांस भी खा सकता है, ठीक है, और शाकाहारी भी प्रोडक्ट खाता है तो वो तृतीय उपभोक्ता में चला जाता है। इस वजह से यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता में वही प्राणी शामिल होंगे जो है जो मतलब कि मांसाहारी होंगे। तो मांसाहारी क्या होंगे, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो मतलब प्राथमिक उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो होता है उसी को इकोटोन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है बेटा वो क्या है। खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है ये द्वितीय उपभोक्ता में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियां किस श्रेणी में आती हैं। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बड़ी मछलियां तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि छोटी मछलियों को भी खा लेती हैं और प्लैंकटन वगैरह को भी खाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव परतंत्र में आते हैं। पार्थिव परतंत्र में यानी कि जो स्थलीय खंड में, तो पर्वत आता है, नदियां, दलदल और झीलें ये सब जलीय में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, साल, सागौन, बांस, बबूल, शीशम आदि वृक्ष वन पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक हैं। तो साल, सागौन, बांस, बबूल, शीशम ये सब जो हैं पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन जो होते हैं पारिस्थितिक के जैविक मतलब कि तंत्र के अजैविक घटक में शामिल है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या है, अजैविक घटक है जिसमें जीव नहीं होता है। पर्यावरण में दो प्रकार के तत्व होते हैं, जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीव होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता। चीता यानी जो बाघ वाला चीता होता है उसके मतलब को किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो बाघ जो है वो तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वन पारिस्थितिक तंत्र में यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो हरे पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ये सब प्रश्नों को समझते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो 16 सितंबर। जैव विविधता मतलब क्या होता है, जीवों की प्रजातियों की बहुत सारी विविधता जब एक ही स्थान पर होती है ऐसे एरिया को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत में संबंधित क्षेत्र हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भारत से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता संधि किस वर्ष प्रभावी हुई। तो जैव विविधता संधि जो है ये 1993 में प्रभावी होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आरंभ की गई? तो जैव विविधता संरक्षण जो योजना है भारत में लागू की गई, मतलब कि कब आरंभ की गई थी? वो आरंभ की गई 1991-92 में। ए ऑप्शन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता का करार कब प्रभावी हुआ? तो इसका करार प्रभावी हुआ था 29 दिसंबर 1993 को, यानी प्रभावी रूप से लागू हो गया था। जैव विविधता संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? यानी भारत ने कब साइन कर दिया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बेटा जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में लागू किया गया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1992 में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किस नगर मतलब कि किस नगर में हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। सी ऑप्शन। सतत विकास का वर्ष कब मनाया गया? तो 2001 में मनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया? बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से जो है वर्ष 2001 में क्या मनाया? 2001 में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अंग्रेजी रूप। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अंग्रेजी रूप होगा आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप। तो ये आपका एनजीटी, क्योंकि ऐसे प्रश्न घुमा करके आपसे पूछेंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको आप एनजीटी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? 2010 में 18 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत में इसका मुख्यालय वैसे तो दिल्ली में है, ठीक है, और कई क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके हैं। अगला प्रश्न है, एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, कहाँ मतलब कितने हैं? तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है पुणे में है, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई, 4 जगह पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर को, तो सभी ये सब क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तीव्र गति से मैं बढ़ रहा हूँ ताकि आपको बहुत कम समय में आपको जो है 100 से अधिक क्वेश्चंस को बता दूं। बाकी महासंग्राम रिवीजन क्लास पड़ी हुई है लगभग, और लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास मैंने ली थी। प्रश्न, एनजीटी को स्थापित करने वाला विश्व में तीसरा स्थान। बताइए, एनजीटी को स्थापित करने वाला विश्व में तीसरा स्थान कौन सा देश रखता है? तो भारत रखता है। ए ऑप्शन, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसमें स्थापना कर दी थी एनजीटी की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना करने वाला प्रथम विकासशील देश। ध्यान रखें, प्रथम विकासशील देश जो है भारत है, जो इसने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इससे पहले 2 देशों ने कर लिया था। भारत से पूर्व किन 2 देशों ने एनजीटी की स्थापना की थी? तो वो 2 देश कौन से थे बेटा? वो 2 देश थे आपके, कौन कौन से थे वो? 2 देश थे आपके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया? बताएं। यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया? 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आरंभ हुआ 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया? भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में 1985 में शामिल किया गया। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया गया 2011 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया कब? पीटर्सबर्ग में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट आई थी बेटा 1996 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय वनस्थल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया 2006 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
इस तरीके से लगभग और लगभग हमने आपको 10 ही मिनट के अंतर्गत लगभग आपको 50 से अधिक क्वेश्चंस को मैंने बता दिया। ऐसे ही आपको तीव्र गति से मैं आज की वीडियो के माध्यम से आप कहें तो 100 या 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन मैं तीव्र गति से इसे बता दूं। ठीक है, बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। 10-10 मिनट में 50-50 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप समझ सकते हो कि जब 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 40 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन मैं कवर कर सकता हूँ। और आपके 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 300 क्वेश्चन मैं कवर कर सकता हूँ, यानी 1 घंटे में। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 23 मई को पारित किया गया था। बी ऑप्शन याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 26 धाराएं बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ओजोन परत के क्षरण के लिए, यानी ओजोन परत जो है जिसका सूत्र होता है O3, उसको बचाने के लिए काम किया गया। ग्रीन हाउस प्रभाव जो हो रहा है, यानी कि वातावरण जो गर्म हो रहा है, जो वैश्विक तापन हो रहा है, इस पर प्रभाव पड़ा। अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा किससे होती है? SO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होती बेटा। ग्रीन हाउस गैस क्यों होती है, बढ़ती है? CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओजोन का क्षरण किस गैस से होता है? CFC से होता है। यानी आपसे पूछेगा कि ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो बताएंगे CFC। आपसे पूछेगा अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आप बताएंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा बेटा वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी, तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि केवल CO। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित मतलब किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्य में शामिल कर दिया गया? तो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में जोड़ देगा पर्यावरण संरक्षण करना है। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई कब? 1980 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भूमि, नदी, तालाब, समुद्र तथा वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए किस अधिनियम में कहा गया है? ये सब बातें कि भूमि को, नदी को, तालाब को, समुद्र को, वायु को प्रदूषित नहीं रखा जाएगा, प्रदूषण से मुक्त रखा जाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, इसके तहत बताई गई बातें हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में सब प्रश्न आते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीव मंडल कोष बनाया? तो यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत 1971 ईस्वी में जीव मंडल कोष बनाया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1992 में आरंभ किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया? भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में 1985 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 में मनाया गया। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 जो हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1996 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष किस वर्ष मनाया गया? 2006 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सब क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है जिनका अनुमोदन समाज के द्वारा किया जाता है और उसकी वस्तुनिष्ठ रूप से परख की जाती है। यह विचार मूल्य की परिभाषा को देते हुए किसने कहा था? तो एक शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े फेमस शिक्षा शास्त्री हैं, उनका नाम है जॉन ड्यूबी। उन्होंने ही कहा था। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो होती है वो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इन्होंने ही कहा था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए जो है लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले, तो ये जॉन डीवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसी संपूर्ण विश्वास प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है। किसी संपूर्ण विश्वास प्रणाली का केंद्र बिंदु मूल्य होता है।
ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत बेटा श्रद्धा, विनम्रता, शांति, दया, आस्तिकता और सहृदयता, ये सब चीजों को शामिल किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं हैं। आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं हैं, देखिए आत्मज्ञान, शुद्धता, त्याग, मुक्ति की भावना या साधना, ईश्वर में विश्वास, आस्था, ये सब आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, मूल्य आधारित प्रबंधन के लिए आवश्यक मूल्य हैं। मूल्य आधारित प्रबंधन के लिए आवश्यक मूल्य होता है सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता, विश्वसनीयता, पेशेवर दृष्टिकोण, नवीनता, वफादारी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूल्य आधार सौंदर्य, कुशलता या महत्व के मानदंड होते हैं या मापदंड होते हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं और जिनके साथ वे जीते हैं, जिन्हें वे कायम रखते हैं। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार किसका है? जयकार फ्रैंकल का है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की भांति सामाजिक मूल्यों की दो विशेषताएं होती हैं, निम्न में से उसमें शामिल है, बताएं। दुर्खीम के अनुसार, इमाइल दुर्खीम जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य जो होता है उसकी भांति सामाजिक मूल्य की भी दो विशेषताएं होती हैं, उनमें से बाह्यता और बाध्यता दोनों शामिल हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो ये विचार आलपोर्ट नाम के एक विद्वान का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी विवेकानंद ने किस कॉलेज में प्रवेश लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी थी? तो स्वामी विवेकानंद की अगर बात की तो इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई आगे करी थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। परीक्षा में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ करी थी? तो बेलूर में करी थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, कब करी थी? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? इनके गुरु जी थे। स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। इनका जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी की डेट को। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी जी के पैतृक निवास का क्या नाम था? दत्त भवन उनके पैतृक निवास का नाम था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का नाम बताएं। तो उनके गांव का नाम था कमारपुकुर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत दिया, शक्ति ही धर्म है ऐसा कहा, विश्व स्वतंत्रता की खोज कर रहा है ऐसा भी इन्होंने कहा, स्वर्ग में सुखों का समर्थन ये नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोरा अवस्था में सबसे पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण करी थी? सबसे पहले साधारण ब्रह्म समाज की सदस्यता इन्होंने ग्रहण करी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्वामी विवेकानंद ने बाराहनगर मठ छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने बाराहनगर मठ छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया था 1888 के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्चरित्रता के ऊपर डिपेंड करती हैं, यह किसका कथन है? यह कथन किसका था बेटा? यह कथन किसका था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्चरित्रता के ऊपर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, यह स्वामी विवेकानंद जी का ही कथन था। अगला प्रश्न, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किस वर्ष नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसका चरित्र दूषित करने से भारत का नवनिर्माण की रीढ़ टूट जाएगी? तो अगर युवाओं का चरित्र दूषित होगा बेटा तो भारत नवनिर्माण की रीढ़ टूट जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्वामी विवेकानंद बिहार राज्य का भ्रमण करते हुए काशी धाम पहुंचे, वहां वे किस आश्रम में रुके थे? द्वारिका दास आश्रम में रुके थे। बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? प्रश्न पूछा जाता है। तो 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? गांधी जी ने दी है। बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि किन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए गांधी जी आजीवन प्रयासरत रहे हैं? तो गांधी जी शिक्षा और महिलाओं के अधिकार के लिए, खादी के उपयोग के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द और निर्धनता उन्मूलन के लिए लगातार गांधी जी ने एक प्रकार से काम किया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर।
तो खादी का उपयोग, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार, सांप्रदायिक सौहार्द और निर्धनता उन्मूलन को लेकर गांधी जी ने खूब काम किया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता है। गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता, तो गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता रही अस्पृश्यता का अंत किया, उन्होंने छुआछूत का अंत किया, बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी जोर दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार व्यापार सदाचार पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा वह माना जाएगा क्या, भ्रष्टाचार माना जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। महात्मा गांधी जो है ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सहयोग संबंधित थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941-40 में था, उससे भी रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उससे भी रिलेटेड है। दक्षिण सत्याग्रह से गांधी जी रिलेटेड नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, किसने कहा था, गांधी ने ही कहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा, किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया था, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जॉन रस्किन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर अधिक पड़ा, तो जॉन रस्किन का प्रभाव जो था महात्मा गांधी पर ज्यादा पड़ा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी, प्रश्न आपसे पूछा गया महात्मा गांधी के असहयोगी बनने का कारण क्या था। महात्मा गांधी के असहयोगी बनने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी ही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस स्थान पर हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था। कलाम जी का जन्म जो है रामेश्वरम तमिलनाडु में जन्म होता है 1931 15 अक्टूबर को। इनके पिताजी का नाम था जैनुल आबदीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है इनके बारे में। गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना करी थी, साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गीता में समत्वम योग उच्यते किस अध्याय में आया है, तो द्वितीय अध्याय में आया है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गीता में वर्णित सर्ववर्धमान परिव्यज्यम ममेकम ब्रज श्लोक निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वारा पूर्ण होगा, तो ये किस शब्द के द्वारा पूर्ण होगा, शरणम के द्वारा पूर्ण होगा। क्या लिखा जाएगा, सर्ववर्धमानम परिव्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अर्जुन निद्रा और अज्ञान दोनों को कैसे जीत सकता है, तो अर्जुन निद्रा और अज्ञान को जो है जीत सकता है कृष्ण से मित्रता करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ को किसने दान किया था, तो अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ को दान में दिया था अग्नि देवता ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म से जुड़ करके ही मानवीय कर्म किसकी सृष्टि करते हैं, बताएं। धर्म से जुड़ करके ही मानवीय कर्म जो होते हैं वो किसकी सृष्टि करते हैं, वो शिव की, सत्य की और सुंदर की, सभी की सृष्टि करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस प्रकार के आचरण को ही मानव जीवन में प्रतिष्ठित कर जीवन जीने की प्रेरणा महापुरुषों ने दी है, तो धर्म अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा दी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। धर्म के लक्ष्य हैं, धर्म के लक्ष्य इनमें से देखें, यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, धैर्य, क्षमा, निर्लोभ, दान, तप, सत्य, ये सब धर्म के लक्ष्य होते हैं, डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, मार्केटिंग का अर्थ होता है खरीदना और बेचना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ चुका है, जब बाजार की स्थिति वातावरण जिसके भीतर एक व्यावसायिक उद्यम को संचालित करता है वो क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं वितरण, जो है क्या बोलते हैं, विपणन वातावरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विपणन वातावरण बोलते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के आपसे पूछा जा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में उपयोग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में किसका उपयोग होता है बेटा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में किसका उपयोग होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग में सर्च इंजन का, शॉपिंग सर्च इंजन का उपयोग होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का रिश्वत अधिनियम कब क्रॉस पार्टी के शाही समर्थन के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो 8 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया था यूनाइटेड किंगडम का रिश्वत अधिनियम, ठीक है, क्रॉस पार्टी के शाही समर्थन के द्वारा। अगला क्वेश्चन से, प्रबंधन में निम्न मूल्यों का होना नितांत आवश्यक है, प्रबंधन में निम्न मूल्यों का होना नितांत आवश्यक है, किन मूल्यों का, धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिकता दोनों का होना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रबंधन के मूल्य हैं, प्रबंधन के क्या मूल्य हैं, वफादारी, शिष्टाचार, देशभक्ति, सम्मान, कड़ी मेहनत, ये सब जो हैं प्रबंधन के मूल्य हैं, मैनेजमेंट के मूल्य हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
CSR का पूरा नाम क्या है? CSR का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी किसके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, तो उन्हीं के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित क्या किया जाता है? तो ये किसको किया जाता है भैया? कंपनी के अधिकारी को, समाज को, संसाधनों को या फर्म को? तो कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है किसको? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा कंपनी के अधिकारी को, संसाधनों को या फर्म को, तो क्या किया जाएगा? इसको फर्म को एक प्रकार से इसमें देखिए, इसका भी छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन से, कारपोरेट गवर्नेंस कैसी प्रणाली है? कारपोरेट गवर्नेंस जो होती है नियमों की, प्रक्रियाओं की, प्रथाओं की, सभी की प्रणाली है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न है, कारपोरेट गवर्नेंस में किसे संतुलित करना होता है? कारपोरेट गवर्नेंस में जो है शोध शेयर धारकों को, ग्राहकों को, आपूर्तिकर्ताओं को, सभी को संतुलित करना होता है। इसका करेक्ट आंसर जहां तक होगा, जो पहले वाला बताया था, फर्म होगा। ठीक है, फर्म माने कंपनी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रतन टाटा का जन्म कब हुआ था? रतन टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दांव नहीं है, किसने कहा था? रतन टाटा जी ने कहा था। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान टाटा ग्रुप ही है। टाटा समूह के संस्थापक जो हैं JRD टाटा हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल है? बताएं, निम्न में कौन मानव मूल्य में शामिल है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, मानव मूल्य में शामिल की अगर बात की जाए, तो मानव मूल्य में शामिल है नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, दोनों मूल्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रैथ्स, हर्मिन और साइमन ने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में किन मानदंडों को निर्धारित किया है? तो देखिए, विकल्पों के परिणामों के संबंध में विस्तार पूर्वक चयन करना, दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, चयन की क्रियान्विति करना, पुनरावृत्ति करना, स्वतंत्र चयन करना, विकल्पों में से चयन करना और महत्व देना। ये एक प्रकार से जो इन्होंने थे, क्या नाम है, रैथ्स, हर्मिन और साइमन, इन्होंने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में इन्होंने ये सभी एक प्रकार से चीजें बताई हैं। ये बात ध्यान रखें, 7 मानदंड निर्धारित किए हैं। 7 मानदंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 7 मानदंड लिखे हुए हैं आपके। पहला आपका है क्या? विकल्पों के परिणामों के संबंध में विस्तार पूर्वक चयन करना, दूसरा है दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, तीसरा चयन की क्रियान्विति, चौथा है पुनरावृत्ति, पांचवा है स्वतंत्र चयन, छठा है विकल्पों में से चयन और सातवां है आपका महत्व देना, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? राजनीतिक मूल्य इनमें से देखिए, सेवा भाव, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये राजनीतिक मूल्य हैं, जबकि राजनीतिक मूल्य भ्रष्टाचार नहीं होता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? भौतिक मूल्य देखिए, वस्त्र भौतिक मूल्य है, भोजन भौतिक मूल्य है, मकान भौतिक मूल्य जिसको आप देख छू सकते हैं, दया, ये अभौतिक मूल्य है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य है? नैतिक सकारात्मक मूल्य इनमें से देखें, अहिंसा, धैर्य, शांति, ये तीनों जो हैं सकारात्मक मूल्य होते हैं, नैतिक सकारात्मक मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किसने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए हैं? निम्न में से किसने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए हैं? रैथ, साइमन और हर्मिन तीनों ने। आपसे ऊपर मैंने आपको समझाया था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति द्वारा आंतरिकरण किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के द्वारा आंतरिकरण किया जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नकारात्मक मूल्य है? इनमें से देखिए, हिंसा, कायरता, अन्याय, सब नकारात्मक मूल्य है, निगेटिव वैल्यू है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है? नैतिक मूल्य ईमानदारी, न्याय और न्याय जो होता है, ईमानदारी और न्याय दोनों नैतिक मूल्य हैं। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन व्यवसायिक मूल्य है? व्यवसायिक मूल्य में सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये सब व्यवसायिक मूल्यों में शामिल है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं किसके कारण विफल हो जाने को बाध्य हो जाती हैं? तो भ्रष्टाचार की वजह से बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार चलाती है और वो सही तरीके से सफल नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भ्रष्टाचार जो है आपको राजनीति में भी देखने को मिलेगा, पुलिस, मीडिया में, नौकरशाही, सभी जगहों पर आपको मिलेगा। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप,
भारत में जो है भ्रष्टाचार का सबसे सामान्य स्वरूप कौन सा है? वो होता है रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, कमीशनखोरी। ये तीनों रूप आपको भारत में दिखाई पड़ते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन अथवा अन्य किसी लालच के कारण से करता है तो वो क्या कहलाता है? तो किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन अथवा किसी अन्य लालच के कारण करता है तो उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिश्वत का तात्पर्य क्या होता है बेटा? रिश्वत का तात्पर्य होता है क्या? मतलब कि नकदी लेन देन से भी, वस्तुओं के लेन देन और सामग्री लेन देन, कुछ भी दे करके अपना काम करवाने से, उपरोक्त सभी के लेन देन से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान है? बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान है? तो 10 साल की कैद भी हो सकती है, सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक लग सकती है, असीमित जुर्माना भी लग सकता है। डी ऑप्शन पर सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया? 8 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पेशे में कौन वास्तव में एक प्राथमिक गुण है, सभी गुणों का दिल है, सभी केंद्रों का केंद्रीय कार्य है? कौन सा? तो इनमें से ईमानदारी जो होता है, ये पेशे में वास्तविक एक प्राथमिक गुण होना चाहिए। सभी गुणों का दिल ईमानदारी है, सभी कर्तव्यों का केंद्रीय कार्य भी ईमानदारी है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं? तो वादा करना या देना, रिश्वत देना या माफ की देना या लेना, रिश्वत लेने या स्वीकार करने के लिए मनाना, मतलब कि मानना, ये सब एक प्रकार से ये अपराध माने जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वादा भी कर देना कि हम आप हमको ये कर देंगे तो हम आपके लिए ये व्यवस्था करेंगे, ये भी एक प्रकार से एक अपराध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। उदारी मतलब आर्थिक उदारीकरण में किसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक उदारीकरण में किसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है? तो व्यापार को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन अपना हस्तक्षेप कम कर देती है? तो उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकारें अपना हस्तक्षेप कम कर देती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उदारीकरण नीति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस निवेश पर पड़ता है? तो वो पड़ता है विदेशी निवेश पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जरिए समाज में बदलाव की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है? किसके जरिए समाज में बदलाव की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है? तो मीडिया के जरिए, ठीक है, शैक्षिकता के जरिए और आधुनिकता के जरिए समाज में बदलाव की स्थिति ला सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी के जरिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में सोशल मीडिया एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है, व्यवसाय में भी, ठीक है, और उदारीकरण में भी, संस्थानों में भी, सभी जगहों पर सोशल मीडिया अच्छे साधन के रूप में काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, वैसे व्यवसाय में ज़्यादा काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के लोग सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो आप देखते हैं फिलीपाइंस के लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में अनुमानतः कितने सोशल मीडिया यूजर हैं? तो अनुमानतः वर्तमान में लगभग 350 सोशल मीडिया यूजर से भी अधिक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, किसके लिए? अमेरिका के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में दुविधा यानी द्वंद्व का कारण क्या है? बताएं। तो इसका महंगा होना, आसानी से उपलब्ध ना होना, इनके विषय में उचित ज्ञान ना होना, ये तीनों एक प्रकार से होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक अथवा जैविक भोज्य पदार्थों को किस प्रकार के लोग ग्रहण करने में अग्रणी होते हैं? तो इसको धनी वर्ग के लोग खाते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी है? तो वर्ल्ड वॉच जो होती है पर्यावरण पर नजर रखती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किसे से संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? चावल और गेहूं उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वायु क्या है? वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है वायु। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, क्रूड आयल है, क्रूड आयल जो होता है प्रदूषणकारी पेट्रोलियम होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? स्वच्छ नीला आकाश होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आ चुका है, पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना
कब की गई? पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1984 में की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चक्रीकरण विधि सबसे लाभदायक है समापन के लिए किसके? ठोस अपशिष्ट के समापन के लिए। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में कब मनाते हैं बेटा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस बताइएगा भाई, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? बिल्कुल 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान आयोजित हुआ 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। अच्छा ये बताएं, विश्व आर्द्र भूमि के लिए एक समझौता हुआ था, उसका क्या नाम था? रामसर समझौता। किससे संबंधित है? तो विश्व आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बताएं। ओजोन परत संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 19 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस, 19 नवंबर को राष्ट्रीय आपदा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय आपदा दिवस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अक्टूबर को मनाते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, इकोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इकोलॉजी शब्द जो है किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है भैया? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इकोलॉजी शब्द जो बना हुआ है ये आइकोस और लोगोस 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, इकोलॉजी का पूर्ववर्ती शब्द क्या है? इकोलॉजी का पूर्ववर्ती शब्द क्या है? इसका पूर्ववर्ती यानी इससे पहले कहते थे क्या? ओक्योलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला आप घटकों मतलब कहाँ से प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला बेसिकली आप घटन से प्रारंभ होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्मजीव होते हैं? तो अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो मतलब कि वो होते हैं अपघटक में, ठीक है, सूक्ष्मजीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब बैक्टीरिया वगैरह। मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में स्थित है? तो मनुष्य जो होता है उपभोक्ता होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अपघटक होते हैं छोटे सूक्ष्म उपभोक्ता जो होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में सामान्य कितनी मतलब समानता कितनी लंबवत कड़ियाँ होती हैं? इसमें एक प्रकार से लंबवत कड़ियाँ जो होती हैं बेसिकली वो 4 होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला या खाद्य वेब या फूड चेन को किस घटना के रूप में जानते हैं? तो बायोलॉजिकल आवर्धन कहते हैं इसको, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ए ऑप्शन। खाद्य खड़ी में पौधे होते हैं, खाद्य खड़ी में पौधे उत्पादक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। अगला क्वेश्चन से, बिल गेट्स ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रवेश हेतु मतलब शिक्षा हेतु प्रवेश किया किंतु स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं की थी? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिल गेट्स ने शिक्षा मतलब कि प्रारंभ नहीं मतलब कि एडमिशन लिया लेकिन शिक्षा नहीं की, डिग्री नहीं प्राप्त की थी, डी ऑप्शन हार्वर्ड विश्वविद्यालय। बिल गेट्स का प्रिय खेल, बिल गेट्स का प्रिय खेल था पिकेल बॉल, ब्रिज और गोल्फ तीनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम था? मिलिंडा गेट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? इन्हीं की है, बिल गेट्स की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रोग्रामिंग पर अपनी कमांड तेज कर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बना दिया, किसने? बिल गेट्स ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बिल गेट्स का पॉल एलन के साथ क्या संबंध था? दोनों एक दूसरे के खास मित्र थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिल करके 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने करी थी? तो बिल गेट्स ने करी थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना या विंडोज़ की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट एमएस विंडोज़ की स्थापना 1983 में करी थी 10 नवंबर की डेट को, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स ने अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया कब? 1985 में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगभग 150 क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत ही तीव्र गति से मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न आ चुका गीता में कितने गुण बताए गए? 3 गुण बताए गए। कौन-कौन? सत, रज और तम। ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से। ठीक है? 18वें अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास अध्याय नाम है उसका। ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बताएं गीता में मन से परे क्या है? तो गीता में मन से परे बुद्धि है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से अर्जुन कृष्ण को गोविंदा कहते हैं, क्यों? अच्छा, गोविंदा का अर्थ क्या होता है? गोविंदा का मतलब होता है कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं। यानी कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं। इस वजह से उनको क्या कहा गया? गोविंदा कहा गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन कृष्ण को क्या कहते हैं? जिसका जिसका अर्थ होता है भाग्य की देवी या भाग्य की देवी का पति, तो माधव कहते हैं। माधव का मतलब क्या होता है? भाग्य की देवी का पति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भाग्य की देवी कौन है? लक्ष्मी माता है। भाग्य भाई लक्ष्मी से ही बढ़ता है। अगला प्रश्न आ चुका है, गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। जैसे रामायण जो है कांडों में बटा है, इससे गीता जो है पर्वों में बटी हुई है, तो उसमें जो भीष्म पर्व है उसी में गीता कही गई है। गीता को गाया है भगवान श्री कृष्ण ने और उसको सुना है अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन से, किस अध्याय में संसार को वृक्ष रूप में दर्शाया गया है? तो किस अध्याय में? पुरुषोत्तम योग अध्याय में एक प्रकार से दिखाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गीता में साब्यसाची किसे कहकर पुकारा गया है? साब्यसाची किसे कहा गया? अर्जुन को साब्यसाची कहा गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गुणाकेश किसे कहा गया? अर्जुन को ही कहा गया। गीता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बेटा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् नामक श्लोक गीता में किस अध्याय में वर्णित है? तो ये एक प्रकार से चौथे अध्याय में वर्णित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गीता के 10वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 42 श्लोक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको मॉडल पेपर देखना है, रिवीजन क्लास पूरा लगभग 1000 या लगभग 700-800 क्वेश्चन की श्रृंखला पड़ी हुई है यूट्यूब पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बेटा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।